दोस्तों, बिहार जीतने के बाद मोदी और शाह आगे क्या करने जा रहे हैं? उनका अगला टारगेट क्या है? उनका आगे का ऑब्जेक्टिव क्या है? फोकस कहां कर रहे हैं? क्या बिहार की तरह वो अब बंगाल भी जीत लेंगे? क्या ममता का किला आखिरकार ढा देंगे मोदी और शाह, या ममता बनर्जी में अभी भी दम है? अभी भी दम है। और सवाल यह भी है कि जिस तरह से 2024 में पिछले बरस लोकसभा में मोदी जी झटका खा गए थे, बिहार चुनाव जीतने के बाद अब एक बड़ा खेल सामने निकल कर आया है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से एनडीए सरकार ने बिहार का चुनाव जीता है, अब इसके बाद भाजपा क्या करने जा रही है। भाजपा का एक खतरनाक प्लान सामने निकल कर आया है। जिस तरीके से ईवीएम में धांधली या वोटर लिस्ट में धांधली करके चुनाव जीते जा रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, अब एक बड़ा खतरनाक प्लान सामने निकल कर आया है। तस्वीर और रिपोर्ट गोदी मीडिया आपसे छुपा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार जीतने के बाद मोदी और शाह आगे क्या करने जा रहे हैं? उनका अगला टारगेट क्या है? उनका आगे का ऑब्जेक्टिव क्या है? फोकस कहां कर रहे हैं? क्या बिहार की तरह वो अब बंगाल भी जीत लेंगे? क्या ममता का किला आखिरकार ढा देंगे मोदी और शाह, या ममता बनर्जी में अभी भी दम है? अभी भी दमखम बाकी है क्या? और सवाल ये भी है कि जिस तरह से 2024 में पिछले बरस लोकसभा में मोदी जी झटका खा गए थे, बैसाखियों पर आ गए थे, उनकी बीजेपी 240 पर सिमट गई थी। क्या उस शिकस्त के बाद, उस झटके के बाद मोदी और शाह ने इलेक्शन जीतने का कोई नया डिजाइन तैयार किया है? एक ऐसा डिजाइन जहां मोदी को अब शिकस्त देना, पराजित करना सबके बस की बात नहीं है। और सवाल यह भी है कि मोदी का असली इम्तिहान ना दिल्ली में था, ना बिहार में है, ना बंगाल में। मोदी की असली परीक्षा, अग्नि परीक्षा उत्तर प्रदेश में। और आप कह सकते हैं कि यूपी ही देश का फाइनल है, क्योंकि यूपी की हार और जीत देश की राजनीति की दिशा बदलने, देश की राजनीति की दिशा, लेकिन एक बहुत वक्त के लिए यूपी जो जीतेगा वो देश की राजनीति बदलेगा। और यूपी का चुनाव 1.25 साल बाद ही शुरू हो रहा है। अब देश की राजनीति को लेकर ऐसे कई अहम सवाल आज मैंने योगेंद्र यादव से, और यकीन मानिए बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उनके जवाब की हर लाइन में जबरदस्त एनालिसिस, ऐसी एनालिसिस जो आज ना आप अखबार में पढ़ेंगे, ना आप न्यूज़ चैनल्स में देखेंगे। गहराई के साथ बेहद सटीक और बोल्ड एनालिसिस थी उनकी। और सच ये भी है कि पिछले 40-50 वर्षों से इलेक्शन दर इलेक्शन योगेंद्र यादव कवर कर रहे हैं, फील्ड में जाकर कवर कर रहे हैं। और आज की तारीख में उन जैसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट या इलेक्शन में इंसाइट रखने वाला शायद गिनती के 3 या 4 ही लोग होंगे। योगेंद्र जी से आज मैंने ये भी पूछा कि आप तो नीतीश कुमार को 70 के दशक से जानते हैं, ये बताइए कि अब नीतीश कुमार का भविष्य क्या है? भविष्य क्या है? और जेडीयू, उनकी जो पार्टी है जेडीयू, उसका आगे अब क्या होने जा रहा है? और इस पर योगेंद्र यादव जी ने कहा कि दीपक, ये चीज़ याद रखिएगा कि बीजेपी जिसको कस कर गले लगा ले, कस कर गले लगा ले, उसका अंत होना तय। उसका अंत होना तय। और ये देर सवेर जनता दल यूनाइटेड नामक जो प्राणी है, उसका बीजेपी में विलय अवश्यम भावी है। इससे तो उसको जो शिवसेना के साथ हुआ, वो जनता दल यूनाइटेड के साथ होना अवश्यम भावी है। केवल प्रश्न ये है कि क्या शिवसेना स्टाइल में होगा, यानी कि 2 धड़े बन जाएंगे, एक बीजेपी के साथ दूसरा बाहर, या कि पूरे के पूरे जेडीयू को ही बीजेपी अपने अंदर ले लेगी। दोस्तों, मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बहुत ज़्यादा मैं खुद बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस इंटरव्यू को आप बहुत पेशेंस के साथ सुनिएगा और एक एक लाइन पर जोर दीजिएगा, क्योंकि हर लाइन में कोई ना कोई अर्थ छुपा हुआ है। अगर देश के भविष्य को लेकर वाकई मन में चिंता है, संशय है, या आप सोचते हैं कि क्या होगा, इस इंटरव्यू को ना सिर्फ देखिए, दूसरों को भी रिकमेंड करिए। और पहला सवाल मेरा योगेंद्र जी ये है कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार अब चंद महीनों के मेहमान हैं, और अमित शाह को अब टाइम तय करना है कि उन्हें बिहार का सारा कंट्रोल कब लेना है? वैसे गृह मंत्रालय वो छीन चुके हैं, उन्हीं की चल रही है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं
कि धीरे धीरे बिहार जो है पूरी तौर पे बीजेपी के हाथ में जा रहा है। और वैसे भी जेडीयू के दो खास लोग लल्लन सिंह और संजय झा वैसे भी अमित शाह के गोद में ही बैठे हैं। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार का ये एंड ऑफ द इनिंग्स है, पारी एक तरह से समाप्त हो रही है या पारी समाप्त कर दी जाएगी? पहले नीतीश जी का सवाल है। देखिए जी, इसके बारे में तो किसी को कोई संदेह हो ही नहीं सकता कि एक बीजेपी सवाल ने मैं अपने थोड़ा सा आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे पूछ लेना चाहिए। नीतीश कुमार का पहली बार नाम आपने कब सुना? कब आप नीतीश कुमार को कब से जानते हैं एक विश्लेषक के तौर पे? दरअसल ये मैंने नीतीश कहा कुमार इससे मेरे पहले कि आप गुरु भाई जी, हैं। ओह मेरे गुरु भाई हैं नीतीश कुमार। गुरु भाई इस लिहाज से हैं कि मेरे गुरु थे किशन पटनायक। किशन पटनायक। किशन पटनायक को नीतीश कुमार भी अपना गुरु बताते हैं। ओके इस लिहाज से कि सन 1977 के बाद जब बिहार में 74 आंदोलन के बाद से बिहार में नई पीढ़ी आई, किशन पटनायक उस नई पीढ़ी को एक वैचारिक दिशा देने वाले नेता बने। अगला और टारगेट। उस जमाने में वो पटना से एक पत्रिका निकाला करते थे। नीतीश कुमार उन नौजवानों में से थे जो किशन पटनायक के इर्द गिर्द हुआ करते थे। ओके, स्मृति लेकिन के अब साथ आपको क्या इतना लग बड़ा रहा है कि अन्याय किया। पारी समाप्त करने जा रहे हैं अमित शाह उनकी? अभी भी देखिए दमखम बाकी है उनकी क्या? पारी पहले समाप्त हो सकती थी, लेकिन बीजेपी को ये एहसास हुआ, बीजेपी का जो और कुछ भी हो, ये बेवकूफ लोग नहीं, अपने मूल्यांकन में बहुत सटीक है। बीजेपी को ये एहसास हुआ कि ये चुनाव जीतने के लिए उन्हें नीतीश कुमार की बैसाखी की नहीं, नीतीश कुमार के मुखौटे की जरूरत है। नीतीश कुमार अब भी एक ऐसा चेहरा है जो कि बिहार में सर्वमान्य था, बीजेपी से कहीं ज्यादा मान्य है। और याद रखिए कि बीजेपी ने जिस तरह का एक अगड़े समाज का वर्चस्व बनाया है बिहार में, उसे बनाए रखने का काम कोई पिछड़ा ही कर सकता है। ये देखिए, ये एक राजनीति का नियम होता है, जब आपने इस तरह के काम करने होते हैं तो हमेशा उसी वर्ग के एक प्रतिनिधि को आप सामने रख के वो काम करते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार अनिवार्य है, और मुझे नहीं देश की लगता कि राजनीति की बीजेपी ये दिशा। चुनाव उनके बिना जीत सकती थी। इसका मामला उनकी सांगठनिक क्षमता का नहीं है। उनका संगठन, जैसा आपने शुरू में अपने इशारा किया, उनके संगठन में ऑलरेडी बीजेपी के प्रमुख लोग की पोजीशंस पे आ चुके हैं। और ये देर सबेर जनता दल यूनाइटेड नामक जो प्राणी है, उसका बीजेपी में विलय अवश्यम भावी है। इससे तो उसको जो शिवसेना के साथ हुआ, वो जनता दल यूनाइटेड के साथ होना अवश्यम भावी है। केवल प्रश्न ये है कि क्या शिवसेना स्टाइल में होगा, यानी कि दो धड़े बन जाएंगे, एक बीजेपी के साथ दूसरा बाहर, या कि पूरे के पूरे जेडीयू को ही बीजेपी अपने अंदर ले लेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल के ही रहेगी, इसका अंत यही होना है? ये कोई विशेष बात इसमें नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने सदैव अपने एलाइज के साथ ये किया है, सिर्फ शिवसेना के साथ ही नहीं है। आप जहां पे भी देख लीजिए, गोवा में एक महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी हुआ करती थी, राजस्थान के अंदर जनता दल हुआ करता था, जिसके आधार पे पूरे पूर्वी राजस्थान में बीजेपी आई। जहां बीजेपी चुनाव नहीं लड़ा करती थी 1990 तक, वहां पे जनता दल के सहारे जनता दल बीजेपी के, उन्होंने उसको ले लिया अपने। तो बीजेपी का पूरा इतिहास ये रहा है कि बीजेपी ने जिसको कस के आलिंगन किया है, समझिए उसका अंत समय नजदीक है। अकाली दल का जो पंजाब में हो गया जी, जो तो अंततः ये तो होना ही है। इस सब में बाधा है नीतीश कुमार, चूंकि उनका रहना, उनका चेहरा, उन्हें मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करना आज बीजेपी की मजबूरी है, और बीजेपी अपनी मजबूरी को समझती है। बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसे वो बिहार का देवेंद्र फडणवीस बना सके। बीजेपी के पास वो चेहरा नहीं। तो जब तक नीतीश कुमार सक्रिय हैं, तब तक उनका मुखौटा बनाए रखने में बीजेपी को भी ऐतराज नहीं है, क्योंकि अब जो नया अरेंजमेंट हुआ है उसमें लगभग स्पष्ट है कि सरकार बीजेपी चलाएगी, चेहरा नीतीश कुमार का होगा। बीच बीच में नीतीश कुमार कुछ अपनी चीजें कहेंगे, उनको बीजेपी स्वीकार कर लेगी। बहुत ज्यादा किया तो फिर हो सकता है खटपट भी हो सकती है। और एक पॉलिटिक्स में एक चीज होती है जिसको कहते हैं किकिंग अप। आप किसी को बाहर नहीं निकालते, उसको सम्मानीय तरीके से और ऊंचे पद पर बैठा देते हैं ताकि उससे छुटकारा मिल जाए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है।
योगेश जी, ये तो आपने बताया कि जेडीयू को कहीं ना कहीं बीजेपी, अमित शाह, मोदी निगल जाएंगे, टाइमिंग उन्हीं को तय करनी है और नीतीश कुमार कितने सक्रिय रहते हैं वो डिसाइड है, लेकिन अल्टीमेटली जेडीयू का आप कह सकते हैं द एंड होना ही है। बिहार जीतने के बाद और इतनी मैसिव मेजॉरिटी से जीतने के पास क्या कारण थे, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन मैं क्योंकि दोस्तों के बहुत से इस तरह के मैसेजेस आए कि बिहार के बाद क्या अब बंगाल भी मोदी और शाह बाय हुक और बाय क्रुक जीतना चाहते हैं और क्या जीत लेंगे? क्या आपको लगता है कि अगली लड़ाई जो है, जो बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान की है, वो बंगाल में होनी, द बैटल ऑफ बंगाल, बंगाल का युद्ध कितना बड़ा है? इसमें कोई शक नहीं है। आप लड़ाई कह सकते हैं या आप इसे चढ़ाई कह सकते हैं। पुराने जमाने में राजा लोग चढ़ाई किया करते थे ना, फला किले पर चढ़ाई होगी, ये अब बंगाल पर चढ़ाई होने वाली है। दोनों तीनों चीजें हैं। बीजेपी डेस्परेट है बंगाल जीतने के लिए, जो लास्ट फ्रंटियर कहा जाता है ना, एक मायने में बंगाल बीजेपी के लिए लास्ट फ्रंटियर है। आप कहेंगे तमिलनाडु। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से बिहार चुनाव जीतने के बाद अब भाजपा कौन सा प्लान लेकर तैयार खड़ी है। ऐसा कौन सा प्लान अब भाजपा तैयार कर रही है जिसमें भाजपा को, मोदी जी को शिकस्त देना आसान नहीं है, यानी कि उनको हर कोई नहीं हरा सकता। ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक तैयार किया जा रहा है दोस्तों? क्या ममता बनर्जी के किले को ढहाने की तैयारी चल रही? क्या कांग्रेस के सबसे मजबूत किला कर्नाटका को ढाने की तैयारी चल रही है? आखिर कौन सा खतरनाक प्लान अंदर ही अंदर चल रहा है, वो तस्वीरें आप लोगों को वीडियो के अंदर दिखाई गई हैं। ये तस्वीरें, ये रिपोर्ट देखने के बाद भी अगर विपक्ष अवेयर नहीं होता, विपक्ष नहीं जागता दोस्तों, तो एक बड़ा खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ सकता है, बड़ा नुकसान विपक्ष को उठाना पड़ सकता है। जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।